नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आप भी चंपारण से हैं और आज चंपारण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिनकी गारंटी के बारे में कहा जाता है और स्वयं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपारण की धरती पर कहा भी कि मोदी की गारंटी का मतलब है पूरा होने की गारंटी। तो आज बेतिया में उन्होंने कई बातें कही, विकास योजनाओं की सौगात बिहार को दी, चंपारण को दी। लेकिन जो बातें उन्होंने कही और जो दृश्य हमने देखे, पहले राजनीतिक विश्लेषण कर ले, वहां क्या दिखा और क्या नहीं दिखा। तो नीतीश कुमार आज मंच साझा करने को नहीं आए थे। उनका कार्यक्रम विदेश जाने का कार्यक्रम है और इसके लिए उन्हें उड़ान भरनी थी, वे दिल्ली के लिए चले भी गए। तो उनके बदले विजय कुमार चौधरी, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री हैं, वे वहां मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि 2019 में बिहार वासियों की एक कसक रह गई थी कि 40 में से 39 सीटें जीते। तो इस बार 40 में 40 जीतेंगे। हमने जो दृश्य देखा, उस दृश्य में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा आज भी नदारद रहे। मतलब संकेत अब भी ठीक नहीं है, बात नहीं बनी है। वैसे मैं कल दिल्ली में चिराग पासवान से मिला भी था। चिराग पासवान का कहना है कि उनकी बातें हो चुकी, लेकिन मैंने पूछा कि आप जा क्यों नहीं रहे प्रधानमंत्री की सभाओं में। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले अनाउंस हो जाए, मतलब घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। फिर हमने आज प्रधानमंत्री के ठीक पीछे उन दो विधायकों की मौजूदगी देखी, महिला विधायकों की, बीजेपी की, जिन्होंने कौन कौन सा नाटक नहीं किया था नीतीश कुमार की सरकार को गिराने को 12 फरवरी को। यदि पकड़कर नहीं मंगवाया जाता तो समझ ही सकते हैं, लेकिन आज दोनों मौजूद दिखे। अब माफी मिल रही है कि नहीं मिल रही है बीजेपी की ओर से, इसका हमें पता नहीं। लेकिन हम मोदी की गारंटी से ही शुरू करते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है पूरा होने की गारंटी। 2014 में भी मुझे स्मरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपारण गए थे, मोतिहारी गए थे और मोतिहारी के लोगों को यह भरोसा दिलाया था, तब प्रधानमंत्री नहीं बने, कि हम यहीं से, यहां जो चीनी मिल है, बंद पड़े हैं, उन्हें खुलवाकर अगली बार जब आएंगे तो यहीं की चीनी से यहां चाय पिएंगे। आपको ज्यादा स्मरण होगा अजीत जी, यहीं से शुरू करें, फिर आगे बात करते हैं कि देखिए आज नरेंद्र मोदी ने कैसे तय कर दिया कि बिहार में लड़ाई तो आरजेडी से है और निशाने पर सीधे तौर पर लालू परिवार रहा। जंगल राज की याद दिलाई और नौकरी के, जमीन के बदले नौकरी, नौकरी के बदले जमीन, इसे उन्होंने किस तरीके से आज बिहार के लोगों को समझाया। देखिए, ये एक तो उनकी गारंटी जो होती है, ये उस गारंटी पर एक काला टीका, एक कह सकते हैं कि जो मोतिहारी में 10 साल पहले किया गया उनका वादा है, वो एक काले टीके की तरह है। वो कई जी। बातों में कहते भी हैं, कोई बात अगर कोई कमी निकालता है तो उसको वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये उनके कामकाज पर एक काला टीका है, ताकि जी। नजर न लगे। तो अब उसको हम्म। जिस रूप में लीजिए, लेकिन 2004 में मोतिहारी में, और ये आमतौर पर होता है कि जब कोई बड़ा नेता पहला अपना अभियान शुरू करता है, तो वो हम्म। चंपारण जरूर आता है, क्योंकि वो गांधी की सत्याग्रह की धरती है, गांधी ने वहां से जी। आंदोलन शुरू किया था। तो हम्म। इसलिए जब अपना 2014 का अभियान शुरू कर रहे थे, मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर तो मोतिहारी में थे, और कहा था किसी मोतिहारी चीनी मिल की बनी चीनी की चाय पीऊंगा मैं अगली बार आऊंगा तो। जी लेकिन बिल्कुल। फिर वो अगली बार गए, वहां उन्होंने वो स्वच्छता का एक कार्यक्रम भी हुआ, वहां उसके लिए भी गए, वो फिर 19 के कार्यक्रम में भी गए, पता नहीं चाय पी या नहीं, लेकिन मोतिहारी की चीनी मिल चालू नहीं हुई। तो हम्म। वो वहां की चीनी की चाय तो निश्चित रूप से नहीं पी उन्होंने। तो ये लोगों को याद होगा, ये स्मरण होगा, एक वो गारंटी जरूर रह गई है जो पूरी नहीं हुई, उसकी कसक होगी मोतिहारी के किसानों में भी। लेकिन अब इसका जी। क्या कहा जाए ज्ञानेश्वर जी, ये दुर्भाग्य है मोतिहारी के किसानों का कि जब अखिलेश प्रसाद सिंह मंत्री हुए केंद्र में, वो भी उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, कृषि मामलों के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, शरद पवार जैसे बड़े नेता के साथ, और वो रुइयाज को पकड़ के ले आए थे वहां चीनी मिल लगवाने के लिए, और जी। जमीनें भी ले ली गई थी मोतिहारी में, और जो चीनी मिल नहीं लगी। तो नई हम्म। चीनी मिल भी लगाने की कोशिश की एक केंद्रीय मंत्री ने, नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी मिल नहीं खुलवा सके, ये एक दुर्भाग्य है। वहां के किसानों को पता नहीं इसके लिए कितना संघर्ष करना होगा। तो वो हम्म। एक वादा तो नहीं पूरा हुआ, वो एक गारंटी नहीं पूरी हुई है। लेकिन
ज्ञानेश्वर जी 2019 में लोगों ने उसके लिए पनिश नहीं किया, नरेंद्र मोदी को फिर से जिताया, उनके राधा मोहन सिंह सांसद बिल्कुल। फिर जीते वहां से, और उस जिले की सारी सीटें जीत के दी लोगों ने, उस जिले और उससे हुँ, लगती हुई जितनी सीटें हैं, मोतिहारी चंपारण जिले में 3 लोकसभा की सीटें आ जाती हैं। जी, शिवहर में आ जाती हैं सीटें, पूर्वी चंपारण लोकसभा और पश्चिमी चंपारण लोकसभा। तो सब हुँ, जीते, बीजेपी सब जीती। अब आगे क्या होगा वो लोग लोग उस गारंटी को याद करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन क्या है कि उस गारंटी से ज्यादा बड़ी चीज पॉलिटिकल हो जाती है। जब जी, जब प्रधानमंत्री जो दूसरा नैरेटिव बनाते हैं, गारंटी तो एक हुँ, ठीक बात है कि वो सड़क तो कम से कम बन गई, जो पिपरा कोठी से रक्सौल जाने वाली सड़क थी और बरसों से बन रही थी। वो पश्चिम बंगाल का एक ग्रुप था जो छोड़ के चला गया, तो जिस तरह से भी हो वो काम पूरा हुआ है, लोगों को सुविधा होगी दोनों जिलों के लोगों की। लेकिन जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना, वो पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि लालू परिवार का जंगल राज नहीं आने देना है। जी, ये जो आपको याद होगा, ये अच्छा एक बात इसमें और कह दे कि ये सभा पहले प्रस्तावित थी, बेतिया वाला कार्यक्रम उनका बिल्कुल। पहले प्रस्तावित था, हुँ, जिसको लेकर के हम लोग चर्चा भी करते थे। ये औरंगाबाद और बेगूसराय का कार्यक्रम तो बाद में बन गया, अचानक उनका वो जी, पहले हो गया। शुरू हुँ, में जनवरी से ही हम लोग सुन रहे थे कि यहीं आना था, और उस सड़क का उद्घाटन और गैस पाइपलाइन का उद्घाटन और इंडियन ऑयल का डिपो और कितने तरह की बात, तेरह दिसंबर चौदह से करोड़। दिसंबर से दिसंबर से ये जी दिसंबर से 3 बार बिल्कुल। यात्रा चली और हम हाँ, लोग रिकॉर्ड करते रहे कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के यहाँ का इंतजार कर रहे हैं। देखिए लालू यादव पर आए इसके पहले चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की नामौजूदगी का जिक्र कर लेना जरूरी है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं चिराग पासवान दिल्ली में, उपेंद्र कुशवाहा रोहतास में। और देखिए यह बात सही है कि न्योता तो दोनों को मिला, फिर से मिला कि आपको आना है। हमने मंच पर संतोष सुमन की मौजूदगी भी देखी, लेकिन ये लोग नहीं जा रहे हैं। आखिर घोषणा का इंतजार कब तक करेंगे और बीजेपी फैसला कब करेगी? आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम भी लगा है 9 तारीख को पालीगंज में। तो यह इंतजार और फिर इनके कार्यकर्ताओं और इनके जो दावेदार हैं, चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवार हैं, उनमें भी बेचैनी है। और जब सीटों की संख्या तय नहीं हुई है, तो फिर सीटें वो कहां से तय हो गई? देखिए अब उतना समय नहीं है जितना समय नीतीश कुमार को मिला। ये आपने ठीक जी, याद दिलाया कि दिसंबर से ये कार्यक्रम टल रहा था, और ये बिल्कुल। कार्यक्रम उस समय बात हो गई थी नीतीश कुमार से, या बात चल हुँ, रही थी, और जी, घोषणा का इंतजार था। उस घोषणा के इंतजार में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल रहा था। जी, नीतीश कुमार के साथ घोषणा हो जाए, तालमेल हो जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बने। इसकी वजह से हुँ, कार्यक्रम टला था, महीनों तक टला था कार्यक्रम। फिर दोनों के बीच तालमेल हो गया, उसकी घोषणा हो गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, तो प्रधानमंत्री के दौरे शुरू हो गए। उसके बाद ये तीसरा हुँ, दौरा हो गया, तीसरी जगह उनका कार्यक्रम हो गया, तीसरी सभा हो गई उनकी। तो एक तरफ सोचिए कि नीतीश कुमार का इंतजार प्रधानमंत्री कर रहे थे कि जी, नीतीश कुमार की घोषणा हो जाए तो प्रधानमंत्री का दौरा हो। अंदाजा बिल्कुल। लगाइएगा हैसियत हुँ, में जो प्रादेशिक पार्टियों के दूसरे नेता हैं उनकी हैसियत और नीतीश कुमार की हैसियत का, कि हुँ, नीतीश कुमार का इंतजार प्रधानमंत्री को था, भारतीय जनता पार्टी को था कि उनकी घोषणा हो जाए तो प्रधानमंत्री आए। वो हो जी, गई। अब हुँ, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को इंतजार है कि उनकी घोषणा हो जाए तो वो लोग जाएं प्रधानमंत्री की सभाओं में। हुँ, अब ये फर्क है। तो अब नीतीश कुमार जाने लगे, उनके लोग जाने लगे कार्यक्रम में। जीतन राम मांझी ऑलरेडी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि वो साथ में है, और उनकी जो संभावना, जो हम लोग एक समझ सकते हैं कि उनकी जो मांग है, वो मांग लगभग पूरी हो गई कि एक एमएलसी की जी, सीट भी मिल गई, एक राज्य सरकार में मंत्री का पद भी मिल गया, लोकसभा की सीट भी मिल जाएगी, जिससे वो संतुष्ट हो जाएंगे। जी, ये जो पेच है वो इन दोनों लोगों का है, चिराग पासवान का हुँ, और उपेंद्र कुशवाहा का। और इसको हम लोग कई दिन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा अभी भी ये मानना है कि इस बात की गुंजाइश ज्यादा है, इस बात की संभावना ज्यादा है कि ये दोनों रहे एनडीए की तरफ, बिल्कुल। क्योंकि दोनों के साथ समस्या है वहां आरजेडी में जाने में। हुँ, आरजेडी कांग्रेस के साथ जाकर के सीटें तो ये लोग जितनी चाहेंगे उतनी मिल जाएंगी, लेकिन जी, उसमें जीतने की गारंटी कोई नहीं देगा। हुँ, इधर जितनी मिलेगी उतने में जीतने की संभावना इन लोगों को है, और वो संभावना इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं, इनको पता है कि इनका जो वोट आधार है, वो वोट आधार बहुत अच्छा उसका तालमेल बनता है बीजेपी के साथ। वो फिर बिल्कुल। जब एक और एक मिल करके 11 होते हैं, 2 नहीं होते हैं। तो इसीलिए जी, ये दोनों भी इंतजार कर रहे हैं कि एक सम्मानजनक समझौता हो, एक सम्मानजनक रास्ता निकले। देखिए कोई भी नेता राजनीतिक, हाँ, सबकी अपनी राजनीतिक अस्तित्व का मामला होता है, सवाल होता है। तो बहुत नीचे आकर के समझौता करना, या वो फिर उसका जवाब देना होता है कार्यकर्ताओं को भी, और आगे की राजनीति भी प्रभावित होती है। हम इसमें जी, चिराग पासवान की कोई गलती नहीं मान रहे हैं कि वो आखिरी समय तक बार्गेन कर रहे हैं, या हार्ड हुँ, बार्गेनिंग कर रहे हैं, या अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं।
क्योंकि उनको भी अल्टीमेटली हर नेता तो अपने मतदाता के प्रति जवाबदेह होता है ना, या अपने जो दूसरे नेता हैं जिनको उन्होंने टिकट देने का वादा किया होगा, उन सब के प्रति भी तो जवाबदेही होगी उनकी, जो उनके एमपी उनके जी, साथ थे, जो लड़े थे, उनके प्रति भी तो जवाबदेही होगी। इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि अधिकतम सीटें उनको मिल सकें। जी, लेकिन यही यही इंतजार उपेंद्र कुशवाहा का है। इन दोनों का मामला उलझ इसलिए गया है ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि उनके पास कोई विधायक नहीं है। अगर कोई विधायक होता तो ये लोग राज्य सरकार में मंत्री का पद मिल जाता, जैसे देखा हम लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश में कि जी, सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के जो नेता है ओम प्रकाश राजभर, वो बहुत नाराज थे हुँ, कि हमको ऐसे कैसे एक सीट मिल रही है, लेकिन उनको मंत्री बना दिया गया, कैबिनेट मंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तो अब उनकी बिल्कुल, नाराजगी काफी हद तक कम हो गई हुँ, कि ये एक बड़ा जोखिम था बीजेपी का। योगी आदित्यनाथ को लेकर के उन्होंने जिस तरह के बयान दिए थे छोड़ते समय राजभर ने, उसके बावजूद बीजेपी ने उनको एडजस्ट किया है। वहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि उनको एडजस्ट किया जाए, तो वो जी, कर लिया गया। राष्ट्रीय लोकदल जिसको 2 सीटें मिली हैं, सिर्फ 2 सीटें, लेकिन हुँ, उनके भी पार्टी के दलित समाज से आने वाले अनिल कुमार को उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दिया गया। वो स्थिति बिल्कुल, इन दोनों के साथ नहीं है। चिराग पासवान के पास भी कोई एमएलए नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा के हुँ, पास भी नहीं है। अच्छा, जी, दोनों लोग एमएलसी नहीं बनना चाहते हैं। इन हुँ, दोनों को लोकसभा की राजनीति करनी है, केंद्रीय राजनीति करनी है। अगर एमएलसी बनना चाहते तो तब भी कोई रास्ता निकलता। तो इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, और बीजेपी के पास सीटें कम बची ही कितनी है, जो हम लोग कल ही गिन करके बता रहे थे कि कितनी सीटें जी, बची हैं। बीजेपी हुँ, अपने कोटे की सीटें थोड़े छोड़ देगी, और नीतीश नहीं, कुमार को भी पता है कि ये उनके लिए बार्गेनिंग का एकमात्र आखिरी समय है। हम तो ये बार-बार जी, कहते हैं बिल्कुल, कि ये आखिरी मौका है कि लोकसभा हुँ, चुनाव के पहले वो जो बार्गेनिंग कर सकते हैं करेंगे। लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है तो उसके बाद बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं रह जाएगी, वो सब बीजेपी के हाथ में शिफ्ट हो जाएगी। लोकसभा का चुनाव होगा तब तक बीजेपी इतने लोगों को, इतने विधायकों को तोड़ चुकी होगी कि बीजेपी खुद ही बहुत मजबूती स्थिति में होगी बिहार विधानसभा में। जी, तो हुँ, उस समय बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो नीतीश कुमार को पता है कि अधिकतम सीट लड़ना है। हुँ, तो उस अधिकतम सीट लड़ने की जो जिद आपने दो सूत्रों का हवाला दिया था कि जिन लोगों ने बहुत खुल करके कहा कि आप चला सकते हैं कि 16 से कम एक भी सीट नहीं लेंगे। तो हाँ, अब वो तो बात 16। कल भी कही जा रही है। कल भी कही हाँ, जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए फैसला हो गया है, तभी नीतीश कुमार और साथ में संजय झा जो सेतु हैं, निश्चिंत होकर विदेश जा रहे हैं। विदेश जाने का मकसद जो भी हो, ठीक है ना? तो निश्चिंत होकर जा रहे हैं कि भाई सीटें 16 ही हैं और यदि बहुत घट गई, बहुत कुछ हो गया तो 1 सीट घट जाएगी 15। लेकिन ये 10-12 वाली बात फिज़ूल है कि कोई 10-12 बात। 10-12 की बात और ये संकेत हमें दूसरे सहयोगी दलों से भी मिल रहे हैं कि भाई बीजेपी नीतीश कुमार के सामने झुक गई है और उन्हें सीटें दे रही है। तो अब इस वजह से सीटें अगर वो हम 15-16 अगर अप्रॉक्सिमेटली 15-16 और उतनी ही बीजेपी की सीटें मान लें हम कि बीजेपी भी एक जी, सैक्रिफाइस कर देती है। हुँ, 16-16 दोनों लड़े तभी तो 8 ही सीट बचती है। जी, तो इन 8 सीटों में एडजस्ट करना, मुकेश सहनी के लिए भी बात चल ही रही है, अभी उनकी बात भी हुँ, बंद नहीं हुई है। उनके लिए भी ओपनिंग करनी है, एक रास्ता खोलना है। जी, सब किसी तरह चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक सीट कम से कम और छोड़ दें। जो हुँ, उनकी कटिहार की सीट है, वो किसी तरह से एक सीट छूट जाए उनकी, तो वहां से लड़ जाए, चूंकि वो उनकी पसंद की सीट है मुकेश सहनी की। तो एक नहीं वो सीट अगर। इंडिया ब्लॉक में कटिहार चाहते हैं और एनडीए में अपने लिए मुजफ्फरपुर चाहते हैं, ये बातें स्पष्ट है। नहीं, मुजफ्फरपुर तो अपने लिए चाह रहे हैं वो, जी, लेकिन जो उनकी बिल्कुल। दूसरी सीट की जो डिमांड दूसरी है, सीट है कटिहार। जी, वो जी, दूसरी सीट कटिहार है, जिसको वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार छोड़ दें। वो जी, चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए, जिस तरह की खबर है कि उन्होंने एक सद्भाव दिखाया कि काराकाट और गया छोड़ देंगे, वैसी ही एक हुँ, सीट और छोड़ दें। तो जीती हुई 3 सीटें छोड़ने के लिए नीतीश कुमार राजी नहीं हो रहे हैं कि 2 हुँ, सीट छोड़ देंगे, और बहुत ज़्यादा होगा तो अपनी एक हारी हुई सीट छोड़ देंगे किशनगंज। तब भी 15 सीटें उनको लड़नी है। तो वो जी, 15-16 की बात जेडीयू की हो रही है। और चिराग पासवान के साथ ये 2 पेंच है। एक तो नंबर ऑफ सीट्स का पेंच है, और हुँ, दूसरा उनके चाचा का पेंच है, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का। उनके साथ जी। कैसे निपटे? दोनों साथ में नहीं रहना चाहते हैं। बीजेपी दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं चाहती है। और नीतीश संयोग कुमार। ये है अजीत जी कि मैं कल चिराग पासवान से भी मिला और पशुपति कुमार पारस से भी मिला, दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं और हुँ, कहते हैं मेरी बातें हो गई। अब हो बताइए गई आप है। क्या इसका निष्कर्ष निकालेंगे? क्या निष्कर्ष निकालेंगे? वही तो कोई ये आदमी दोनों ही किसी। कॉन्फिडेंट। हाँ, वही जी, कोई भी आदमी जो बाहर से बैठ के देख रहा है, वो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है। हुँ, ये चीजें किसको कौन वादा कर रहा है, वो पता नहीं चल रहा है। और ये हमारी जहां तक जानकारी है कि कि सीटों के बंटवारे में नॉन पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो जी, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उसमें फिर
और चीजों का और गोपनीयता हो जाती है, किसको क्या वादा किया गया है पता ही नहीं चलता है, पता चला कि नेताओं को भी नहीं जानकारी है कि क्या वादा किया जा रहा है। तो जी ये जो पशुपति पारस के साथ अब दोनों को बीजेपी चाहती है दोनों साथ रहें। नीतीश कुमार को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि उनको, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान छोड़ देते हैं तो छोड़ दें। तो जी ये जो बिल्कुल। स्थिति है, ये पूरी चीज लोक जनशक्ति पार्टी की बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, बहुत जटिल हो गई है। उपेंद्र जी। कुशवाहा का मामला उतना जटिल नहीं है, हालांकि उनकी भी इच्छा है कि 2 सीट मिले। वो भी तीन बिल्कुल। उनको भी 3 सीट का वादा किया गया था और वो भी चाहते हैं कि 2 सीट मिले। लेकिन जो वास्तविक प्रॉब्लम है, व्यावहारिक समस्या है, वो उनको दिख रही है कि व्यावहारिक स्थिति ऐसी है कि बीजेपी अपनी जीती हुई सीट नहीं छोड़ सकते। बीजेपी जो इतना इतना तामझाम, बीजेपी ने जो इतना जो प्रपंच रचा है बिहार में कि इतने कि नीतीश कुमार को साथ लेना, उनको मुख्यमंत्री बनाना, उसका मकसद अपनी 17 सीटें बचानी है। तो वो जी। उसमें से कम कैसे लड़े बीजेपी? हम्म। उसी के लिए तो सारी लड़ाई वो कर रहे, उसी के लिए तो इतना समझौता किया, उसी के लिए तो उसने पूरे देश में महीनों से गालियां सुन रही है बीजेपी। अपने समर्थकों ने भी बीजेपी की आलोचना की कि आप क्या बार बार फिर नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं। तो सीट चलिए नहीं आगे छोड़ रही। आगे हम लोग, आगे जो आज मोदी ने कहा उसे हम डिकोड करते हैं। पहली बात तो हो गई कि भाई चंपारण में वे भूल जाते हैं कि उन्होंने कहा था कि यहाँ की चीनी मिल की चाय पिएंगे, यहाँ की चीनी की। दूसरी बात, आज उन्होंने फिर से बिहार में डबल इंजन की बात की, तेज रफ्तार की बात की। बिहार समृद्ध होगा, बिहार विकसित होगा तो देश विकसित होगा। बिहार में पलायन की, बिहार से पलायन की बात की। लेकिन देखिए, जब भी ये बीजेपी वाले, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या बीजेपी के नेता हो, बातें करते हैं, लालू परिवार पर हमला बोलते हैं, ठीक है, राजनीतिक हमले हैं। लेकिन जब पलायन की बात करते हैं तो इस बात का जिक्र करना भूल जाते हैं कि 2005 के बाद 2024, 19 साल में 17 साल ये भी सरकार में शामिल रहे। इन्होंने क्या व्यवस्था की? क्या ये कसूरवार नहीं है? प्लान नहीं रुका तो कसूरवार क्या इनकी पार्टियां, इनकी एनडीए सरकार नहीं है? और आज लालू यादव पर, जिस तरीके से लालू यादव की फैमिली पर, नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि देखिए मेरा परिवार तो है ही नहीं, मेरा घर तो है ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं तो बचपन में ही घर से निकल गया था, तो मेरा घर कहां मिलेगा? इसलिए पूरा देश जो है वो मेरा परिवार है। जैसे नीतीश कुमार कह रहे हैं, पूरा बिहार मेरा परिवार। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई बिहार में जंगल राज लाने वाले जो परिवार है, जिसने जंगल राज लाया, उसे छोड़ना नहीं है। क्या उसे माफ किया जा सकता है जो यह गुनाहगार है? और फिर देखिए, लड़ाई की रेखा भी खींचती। जब वे नौकरी की बात किए, बोले बिहार में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, कौन सा परिवार है बिहार में जो अकेले समृद्ध हुआ? कौन सा परिवार है जिसने नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया, एक एक नौकरी के बदले जमीन प्राप्त की? क्या ऐसे लोगों से बचना नहीं चाहिए, बचाया नहीं जाना चाहिए? तो चुनाव की तस्वीर भी कि नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि बिहार में लड़ाई तो लालू और तेजस्वी से ही है। लालू तेजस्वी भी कह रहे हैं कि लड़ाई स्पष्ट है। अजीत जी। ये बात तो ठीक है, और पिछले पिछली दोनों सभाओं में भी उन्होंने अटैक किया, और ये बहुत कोर इशू है अभी भी लोगों को याद दिलाना कि 2005 के पहले बिहार में क्या स्थिति थी। वो 2005 के पहले की जो जंगल राज की स्थिति थी, उस जंगल राज का नैरेटिव बना करके बीजेपी कई चुनाव जीत चुकी, वहां नीतीश कुमार कई चुनाव जीत चुके। तो अभी भी उसी मुद्दे को, अगर उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है, उसी की स्मृति जागृत की जा रही है, लोगों को वही याद दिलाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि तेजस्वी की जो इमेज बनी है इंडिविजुअल, और वो जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं 1.5 साल के लिए, उसके कामकाज पर फोकस न बने, उसकी उपलब्धियों की चर्चा ना हो, वो बात जिक्र में नहीं आए जिसका जिक्र बार बार तेजस्वी कर रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीना, तो उसका जिक्र ना आए। उसका जिक्र आएगा तो कुछ पॉजिटिव चीजें आएंगी, कुछ सकारात्मक चीजें आएंगी, क्योंकि उन 3 सालों में जो 2 स्ट्रेच में 1.5 साल जो वो सरकार में रही राजद, तो करप्शन के केसेस नहीं है, आरोप नहीं लगे हैं, काम होने की खबर है, रोजगार मिले हैं लोगों को। तो उसके बजाय फोकस 2005 के पहले के 15 साल पर रखना है। एक तो ये बहुत सोचा समझा और बहुत सुनियोजित होता है कि उसी पर फोकस रखिए, जनता को वही याद दिलाइए, जनता की स्मृति में इस बात को नहीं बैठने दीजिए। तो एक तो वो है, लेकिन अब वो कितना पोटेंट विपन होगा, कितना मारक होगा, चूंकि उस पर कई चुनाव लड़े जा चुके हैं, और जब तक उसमें कोई नई चीज नहीं। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है या जो नए लड़के हैं, जो मतदाता है, उन्हें तो उन दिनों की याद ही नहीं है।
अब यदि बिल्कुल। हम अपने बेटे से पूछें तो क्या उन्हें स्मरण होगा कि 2005 के पहले क्या होता था? क्या होता था? ठीक जन्म बात भले है। हो गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि तब क्या होता था, क्या हालात थे, क्या परिस्थितियाँ थी। आप अपने संतान से पूछें, लेकिन ये कब तक 2005 के पहले नीतीश कुमार भी वही स्मरण कराते हैं। हुँ, याद है ना, वही, क्या लोग था शाम पहले? के बाद घर से नहीं निकलते थे। हुँ, आज आज नरेंद्र मोदी ने तो बाज़ाब्ता लालटेन युग की बात की कि मैं तो घर-घर सौर ऊर्जा और सौर बिजली पहुँचाना चाहता हूँ और ये लोग लालटेन में ही जीना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बात की। तो आप तेजस्वी से नहीं लड़ेंगे, तेजस्वी जो कह रहे हैं उसका जवाब नहीं देंगे। हुँ, केवल 2005 के पहले की याद हम बार-बार ये भी कहते हैं कि देखिए बिहार को अब बीएसपी से बिजली, सड़क, पानी से आगे जाने की ज़रूरत है। लेकिन जब चुनाव आता है, तो आगे की बात न होकर बात हो जाती है 2005 के पहले की। और देखिए ये भी देखिए ज्ञानेश्वर जी, 2005 के बाद की भी जो बात प्रधानमंत्री ने की, वो कब जी, की? वो 2004 से 2009 की जब रेल मंत्री थे लालू यादव, और उस जी। समय जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के घोटाले का हुँ, मामला आया है, जिसकी जांच हो रही है। हुँ। जी, ये देखिए, ये भी एकदम योजना के तहत है, क्योंकि उस दिन गांधी मैदान में तेजस्वी ने अपने पिता के रेल मंत्री के रूप में किए गए कामों का जिक्र किया था, उपलब्धि बताई थी। ₹90,000 उन्होंने, के मुनाफ़े की उपलब्धि। बिल्कुल, उन्होंने नरेंद्र जी, मोदी का जो चैलेंज था बेगूसराय और औरंगाबाद का, कि क्या अपने माता-पिता की उपलब्धियाँ बताएँगे, तो उसमें जी। तेजस्वी ने 2004 से 2009 की उपलब्धि बताई थी। 2-1 हुँ, उपलब्धि थी, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन रेलवे को मुनाफ़े में लाने वाली बात थी। हालाँकि हुँ। उसमें भी क्या होता है ज्ञानेश्वर जी, वो क्रेडिट लेने की बात होती है। अब कायदे से कोई देखेगा तो वो क्रेडिट जाएगा नीतीश कुमार को, जो उनसे पहले जी, रेल मंत्री। हुँ, उन्होंने ही सबसे पहले, नीतीश कुमार ने रेलवे में सेफ्टी का एक फंड बनाया था। टिकट के ऊपर इसके लिए उनकी आलोचना हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सेफ्टी का एक फंड बनाया था, जिसके लिए ₹60 पर टिकट लिया जाने लगा था, और उससे जी, एक बड़ा कॉर्पस फंड रेलवे का बना था, जिसका इस्तेमाल हुआ बाद में, जब उसके हुँ, फायदे दिखे बाद में, जब दूसरे लोग रेल मंत्री बने, लालू यादव बने। लेकिन हुँ, खैर, जब जो होता है उसी को श्रेय मिलता है। जैसे आज दुनिया भर की चीजों का श्रेय ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। भले उसकी हुँ। शुरुआत नेहरू के ज़माने में, इंदिरा और राजीव गांधी के ज़माने में हुई हो, लेकिन श्रेय उनको मिल रहा है, चूँकि आज के समय में वो हैं। तो उस जी, उपलब्धि का ज़िक्र किया था तेजस्वी ने, लालू यादव के उस उपलब्धि का। तो उस हुँ, उपलब्धि को डिमीन करने के लिए, उसको कमतर दिखाने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए प्रधानमंत्री ने उसमें ये ट्विस्ट दिया कि नौकरी के बदले ज़मीन लेते थे हुँ, लोग। तो ये जी, पॉलिटिक्स में होता है, आप एक दाव हुँ, चलिएगा, दूसरा पार्टी दाव चलेगा, उसको तो काटेगा ही। तो एक जो उपलब्धि थी, या तो आप 2005 के पहले का ज़िक्र करेंगे, कि हुँ, 2005 के पहले क्या था? 2005 के बाद जो ज़िक्र करेंगे, वो ये होगा कि रेलवे में नौकरी में के बदले ज़मीन ली गई। यानी कुल मिलाकर के जो लालू यादव का परिवार है, या आरजेडी की जो पार्टी है, उसका इतिहास इस तरह का है, जंगल राज का इतिहास है, या भ्रष्टाचार का इतिहास है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें याद कराने की, लोगों को बार-बार हैमर करने की ये कोशिश होती है। और इसका एक फायदा कहाँ मिलता है ज्ञानेश्वर जी? उसका फायदा वहां मिलता है कि जो अब जिसको जनरेशन जेड बोलते हैं, जनरेशन जी जी, बोलते हैं, या जो हुँ, मिलेनियम का जनरेशन है, वो निकल गया है बिहार से, वो बिहार में बचा नहीं, वो चला गया बाहर। जी, जिसने नहीं देखा है, जो जो लोग लालू यादव और राबड़ी देवी का राज देखा है, जिन लोगों ने 1990 से 2005 तक का समय जिन लोगों ने देखा है, भुगता है, उसमें अधिकतम लोग आज भी वही हैं, बिहार में ही हैं। और उसके बिल्कुल, बाद जो लोग जन्मे हैं, वो बाहर चले गए हैं, तो वो शायद ही हुँ, आते हैं, वोट डालने तो आते नहीं, वोट तो उसी को डालना है जो वहां रहा, जो वहां है अभी। तो जी, उसको एड्रेस करना है, उसको याद दिलाना है कि भूलिए मत उसको। अभी भले तेजस्वी यादव आ गए हैं, लेकिन चीजें बदली नहीं है, चीजें अभी भी उसी स्थिति में है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने वो ये उसका जिक्र किया। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि अपने 16-15 सालों के शासन की बात कहनी चाहिए है बीजेपी को, जो लगातार नीतीश कुमार के राज में बराबर की भागीदार रही है भारतीय जनता पार्टी बिहार में। जी, सुशील हुँ, मोदी बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, नीतीश कुमार के बराबर के कद के बीजेपी की तरफ से वही नेता थे, और वो लगातार उप मुख्यमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, और ये स्थिति रही है 2013 तक। 8 साल तो लगातार ही ये स्थिति रही थी। जब आप उसके बाद नौकरी ही की ब्रेक बात हुआ। करते हैं जब आप हाँ, नौकरी की बात करते हैं, तो क्यों नहीं बताते हैं कि नौकरियों की रफ्तार क्यों नहीं थी? और देखिए आज बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में जो रेल इंजन कारखाना है, वहाँ आधुनिक रेल इंजन बन रहे हैं। लेकिन क्या इसका श्रेय आप पहले के रेल मंत्रियों को देंगे? देखिए, हमने बिहार में देखा है और हर बिहारी होने के नाते यह पूछा भी जाना चाहिए कि देखिए पिछले 10 वर्षों में क्या बिहार को मिला? यदि बिहार में रेल इंजन कारखाना खुला, बिहार में पहिया कारखाना खुला, बिहार में देखिए रामविलास पासवान लेकर आए, रेलवे को लेकर आए, उनके जोनल ऑफिस को लेकर आए, जॉर्ज फर्नांडिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ले आयुध कारखाना को लेकर के आए।
उसके बाद नीतीश कुमार और लालू यादव लेकर आए, लेकिन इधर के 10 वर्षों में बिहार को तो कोई बड़ी फैक्ट्री का सौगात मिला नहीं। हाँ, तो यही वही जो बात वो कह रहे थे, पलायन की बात कह रहे थे, औद्योगिक विकास जी, की बात जो कह रहे थे प्रधानमंत्री, उस पर वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से उस पर विचार होना चाहिए। उसको जी, अब ये अपोजिशन के लोग हो सकता है उठाएं इस बात को, लेकिन हुँ, तटस्थ विश्लेषकों को भी ये सवाल जरूर पूछना चाहिए है कि अभी पिछले 10 साल से केंद्र में इतने मंत्री हैं बिहार के लोग। हुँ। बिहार के आरके सिंह बिजली मंत्री हैं, तो क्या बिजली का कोई नया प्लांट लगा है बिहार में जहां बिजली का उत्पादन शुरू हो गया हो? बाढ़ में हम लोगों ने एनटीपीसी का प्लांट देखा था, बाढ़ और वो पहले औरंगाबाद दोनों नीतीश कुमार की देन है। दोनों नीतीश कुमार के समय बना। और जब जी, जब जॉर्ज फर्नांडिस 1977 में मंत्री हुए थे तो कांटी में उन्होंने पावर प्लांट लगाया था, तब बिल्कुल। कनेक्टिविटी नहीं थी और कोयला कैसे आएगा इसका रास्ता भी नहीं था, इसके बावजूद पावर प्लांट वहां लगा था। तो हुँ, अब क्या 5 साल से बिजली मंत्री हैं आरके सिंह, तो कोई पावर प्लांट लग गया बिहार में? कोई कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं लगा है कोई। तो जो भी अभी क्या किस तरह के विकास हो रहे हैं, देखिए बिहार में तो थोड़ा बहुत विकास बरौनी जो हम फर्टिलाइज़र लोगों ने, का ज़िक्र किया, बरौनी फर्टिलाइज़र का ज़िक्र किया उन्होंने कि जो बंद पड़ी फैक्ट्री थी, जिस पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसे हमने चालू करा दिया है। हाँ, तो ये तो इस 10 साल में एक कहने की बात है आपके पास। एक अरे जी, बड़े उद्योग लग जाने चाहिए थे, जिस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हुँ, की बात होती है वो लग जाने चाहिए थे। जो खुलना था, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी के समय उसकी मंजूरी हो गई थी। गया और बिहार वाले, मोतिहारी वाले दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालयों की मंजूरी हो गई थी और आज तक इमारत बन के तैयार नहीं हुई है। 10 साल हो गए इस सरकार के। अभी जी, भी बिहार मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो जिला स्कूल था जिसमें हम पढ़े हैं, उस जिला स्कूल के हॉस्टल में केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसकी जी, मंजूरी कपिल सिब्बल जब केंद्र में मानव संसाधन मंत्री थे तब हुई थी। तो हुँ, ये तो चीजें देखिए, धरातल पर कोई ठोस ठोस विकास जिसको बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की जो बात करते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। हुँ, उस तरह से क्रेडिट लेने की चीजें नहीं हुई है। छोटी बड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें हुई, लेकिन वो भी जब बिहार में पिछली सरकार में शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे, तो अपने प्रयासों से इथेनॉल की फैक्ट्री ले आ रहे हो या बोटलिंग प्लांट लगा रहे हो, इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं। भारत जी, सरकार के सहयोग से कोई बड़ा प्लांट बन गया हो, पलायन रोकने के लिए कोई ऐसी योजना बनी हो। देखिए, पलायन तो तभी रुक जाए जब बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधर जाए। सबसे ज्यादा जी, बच्चे तो बिल्कुल, पढ़ने जा रहे हैं, कोटा में, दिल्ली में, बिल्कुल। बेंगलोर, कर्नाटक, चारों तरफ तो पढ़ाई करने जा रहे हैं। लाख हुँ, करोड़ रुपए का रेवेन्यू बिहार से जा रहा है बच्चों की पढ़ाई की फीस देने के लिए। जितना पैसा बाहर से आ रहा है, उसका आधा तो हम लोग बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए बच्चों को। तो जी, उसको रोकने के लिए कि वो रेवेन्यू बिहार में रहे, पलायन रुक जाए, प्रधानमंत्री पलायन की बात कर रहे थे, तो पलायन रुक जाए, इसके लिए क्या उपाय हुए हैं पिछले 10 साल में? हुँ, पिछले 10 जी, साल में 10 साल में 7 साल तो कम से कम रही है बिहार में हुँ, बीजेपी और जेडीयू की सरकार। 3 ही साल जी, तो दूसरी पार्टी की सरकार रही है। तो 7 हुँ। साल तक डबल इंजन की सरकार रही है। इसके बावजूद बताने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। तो नहीं, ये 7 साल नहीं, 7 साल नहीं। देखिए 2005 से गिनेंगे 2024 तो नहीं, 19 साल में भी 3 साल में मैंने हाँ जी, हम 2010 में जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में हाँ, बनी है, जी, इन 10 बिल्कुल। सालों की बात कर रहे हैं, 2014 हुँ, से 2024 तक। भाई 2014 जी, के पहले तो डबल इंजन का जुमला कोई नहीं बोलता था, डबल इंजन हुँ, सरकार का जुमला तो उसके बाद ही आया है। तो जी, हम इन 10 सालों की बात कर रहे हैं, इन 10 सालों हुँ, में 7 साल डबल इंजन की सरकार रही है। तो 7 साल डबल इंजन की सरकार में तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। भाई सड़क बन रही है तो सड़कें तो चारों तरफ बन रही है, और सड़क तो अब जी, सब बना रहे हैं, हाइब्रिड मोड पर सड़क बन रही है। आपको सरकार को तो हुँ, पैसा लगाना है, लोग हुँ। प्राइवेट कंपनी सड़क बना रही है जिसमें लोग टोल देकर के चल रहे हैं, उसकी क्या भाई आप उपलब्धि? वंदे भारत ट्रेन की उपलब्धियाँ गिनाते हैं, वंदे भारत ट्रेन और फिर गरीबी, दोनों एक दूसरे का परिहास है ना। बिल्कुल। गरीबी की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, तो क्या वंदे भारत ट्रेन अब सामान्य दर्जे के यात्रियों के लिए सामान्य दर्जे की ट्रेनें कितनी चलती है, यह सवाल भी होना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन तो अमीरों की ट्रेन है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो उस तरह से है जैसे शताब्दी राजधानी थी, उस तरह से वंदे भारत है। जी, देखिए, हुँ, लालू यादव रेल मंत्री हुए तो गरीब रथ चलाए थे, गरीब रथ चला, उसमें भले सीटें थोड़ी कम हो गई, छोटी हो गई, लेकिन सस्ती टिकट थी जिसमें सब आदमी यात्रा कर सके, इस तरह से उसका नाम भी गरीब रथ था। संपर्क क्रांति चली, जिसके सबके सामान्य ट्रेनें थी, संपर्क क्रांति हो, सप्त क्रांति हो, संपूर्ण क्रांति हो, ये सब ट्रेनें बिहार से चली। तो उस जी, तरह की कोई नई योजना, नई ट्रेन की योजना या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो ठोस आप बता सकें। बस हुँ, एक चीज है, जो लालू यादव के राज की याद दिलाइए, लोगों के ज़हन में वो चीज़ जागृत करिए, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट उस समय का था, जो सामाजिक टकराव की स्थितियाँ थी, संघर्ष की स्थितियाँ थी, उसको याद दिलाइए, उस आधार पर ध्रुवीकरण करिए एक तरफ, दूसरा ये दोनों तरह का ध्रुवीकरण होता है लालू यादव के नाम से, ज्ञानेश्वर जी। एक सामाजिक ध्रुवीकरण भी होता है, जो अगड़ी जातियाँ हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जातियाँ हैं, जो वंचित है, जो महादलित है, वो एकजुट हो जाता है, एक तरफ आ जाता जी, है।
लालू यादव के राज के नाम पर, और दूसरी ओर उनके MY समीकरण के विरोध में ओवरऑल हिंदू का एक पोलराइजेशन होता है। ये दो बिल्कुल। लेवल पर पोलराइजेशन होता है, जो बीजेपी के हुँ, लिए हमेशा फायदे की चीज रहती है। लालू हुँ, यादव का चेहरा दिखाना, आरजेडी के राज की याद दिलाना बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी बातें हैं, जो एस्पायरेशनल पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, एस्पायरेशनल गवर्नेंस की जो बातें होती हैं कि इतनी चीजें कर दी जाएंगी, ये सब चीजें हो जाएंगी, सौर ऊर्जा से बिजली इतनी आ जाएगी, घर घर गैस पहुंचने लगेगी, ये सब चीजों के वादे हैं जो विकास का एक मॉडल प्रतीकात्मक रूप से दिखाना, भारत के विश्व गुरु की छवि दिखाना, एक मजबूत नेतृत्व का दिखाना, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ये हाँ, सब राम चीजें मंदिर की ऐसी हैं उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया ब्लॉक में, और देखिए लालू यादव पर निशाना था कि भाई ऐसे लोग हैं जो भगवान राम का अपमान करने वाले, तो क्या भगवान राम का अपमान जो करने वाले लोग हैं उनका साथ देंगे, उन्हें माफ करेंगे? यह सवाल भी आज नरेंद्र मोदी ने पूछा। तो देखिए एग्जैक्टली वही बात हम लोग कह रहे हैं अभी कि सारी चीजें जो है ना, चुनाव का सारा जी। एजेंडा इमोशनल इश्यूज पर है, हम्म, भावनात्मक मुद्दों पर है, कि भावनाओं को उभारना है, लोगों की भावनाओं को उभारना है, लोगों की हम्म, पुरानी स्मृतियों को कुरेद करके उसको जीवित करना है। और ये बताना है, जैसे अभी क्या ये संयोग भी ऐसा है कि जो इंडिया ब्लॉक के लीडर हैं वो इस तरह के बयान भी देते रहते हैं। कोई जी। आदमी गया नहीं अयोध्या, गए में उस समय प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उसके बाद भी अब 2 महीने से ज्यादा हो गए, 2 महीने हो ही गए, 2 महीने होने जा रहे हैं, तब भी कोई नहीं गया। 22 जनवरी के हम्म, कार्यक्रम का 1.5 महीने हो गए, अभी कोई गया नहीं जाकर के दर्शन करने, इंडिया ब्लॉक का कोई नेता नहीं गया वहां। फिर उसी तरह से लोग बयान दे देते हैं, डीएम के एक पार्टी है उसके ए राजा बयान दे देते हैं कि भारत एक देश नहीं है, भारत एक उपमहाद्वीप है। तो एक उसमें जी। तमिलनाडु में अलग देश बता दे रहे हैं, वो जय श्री राम का नारा हम्म, लगाने वालों का विरोध कर दे रहे हैं। राहुल गांधी कह दे रहे हैं कि मोदी चाहते हैं कि लोग जय श्री राम का नारा लगाएं और भूखों मर जाएं। तो ये जितनी बार ये लोग जय श्री राम के नारे की कुछ सवाल करते हैं, उस पर उस बीजेपी को मौका मिल जाता है। तो लालू बिल्कुल। यादव के बहाने जय श्री राम के नारे का इमोशनल इशू हो, जंगल राज का इमोशनल इशू हो, 2005 के पहले क्या था उसका एक इशू हो, तो ये सब भावनात्मक इशू है। ठोस उपलब्धि जिसके नाम पर मांगना चाहिए था वोट, 10 साल केंद्र सरकार, भले डबल इंजन की सरकार जितने दिन रही हो, लेकिन जी। बिहार तो एक राज्य है भारत का ही, जिसके पूरे हम्म, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, 140 करोड़ के जी। को अपना परिवार बताते हैं। तो उनका हम्म, बिहार का जो परिवार है 14 करोड़ लोगों का, देश की का 1/10 आबादी एक देश की रहती है उस प्रदेश में, हर 10वां व्यक्ति बिहारी है इस देश में। उसके लिए, उस परिवार के लिए क्या किया है सरकार ने, ये बता करके बिल्कुल। वोट मांगना चाहिए है कि ये 140 करोड़ के परिवार में ये 14 करोड़ का जो परिवार है, इसके लिए हमने ये किया है, हम ये करेंगे, इस पर चुनाव हो, अगर ये मांगे। देखिए जो ये बात हमेशा प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप जब जाति के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, तो आप अस्पताल स्कूल कैसे खोज सकते हैं? जी। बिहार के लोगों को खोजना चाहिए, अस्पताल स्कूल खोजना हम्म, चाहिए कि कितने अस्पताल बन गए, कितने स्कूल बन गए, कितने कॉलेजेस खुल गए, कितनी यूनिवर्सिटीज खुल गई, कितनी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज खुल गई हमारे यहाँ, रोजगार के कितने अवसर बन गए, कितने उद्योग लग गए, ये पूछें। मजा तो तब आए, चुनाव तो असली तब हो, लोकतंत्र की असली तस्वीर तो तब दिखे जब बिहार के लोग, बिहार प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो वो जननी तो बिहार की वजह से कहा जाता है, पहला साम्राज्य बिहार ने बनाया, पहला गणराज्य बिहार ने बनाया। तो जी। बिहार के लोग लोकतंत्र के इस पर्व में पूछे हैं कि क्या मिलेगा हम लोग को, क्या मिला है हम लोगों को, असली तो चुनाव तब हो। कुल जमा तौर पर तो यही दिखा अजीत जी कि लालू यादव का खौफ दिखाना और 2005 के पहले का खौफ दिखाना, यही चुनाव का एजेंडा है। तेजस्वी बिल्कुल। यादव जो अब मुख्य प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष हैं, उनका खौफ आप नहीं दिखा सकते हैं। लालू नहीं। यादव का खौफ दिखा सकते हैं, और परिवार समृद्ध हुआ, एक ही परिवार को फायदा हुआ, ये बातें आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए, जब स्टेज पर कई लोग होते हैं, एनडीए में कई लोग होते हैं, आप देख ही रहे हैं कि भाई परिवारवाद, भाई उधर भी तो लोजपा है, उधर भी बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो सुमन तो बैठे थे। आज जी, तमाम पार्टियां हैं। तो अब देखिए, अब बिहार की लड़ाई जो है दिलचस्प है, सीट शेयरिंग का फैसला होना है। बिहार की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।